पश्चिम बंगाल की राजनीति में भवानीपुर एक बार फिर अब केंद्र में है। भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने प्रियंका टेब्रेवाल को उतारा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने दिलीप घोष पर हमला किया। हमले के आरोपों के बाद शुवेंदु अधिकारी ने खुलकर टीएमसी और ममता को घेरा और कहा कि उनके लोग डरने वाले नहीं हैं। तो भवानीपुर उपचुनाव में टीएमसी और बीजेपी में तनातनी की स्थिति एक बार फिर उमड़ती हुई। बीजेपी का आरोप दिलीप घोष पर यह हमला हुआ है। खुलकर लहराते हुए हथियार भी वहां पर नजर आए। बीजेपी ने कई गंभीर आरोप टीएमसी पर लगाया। भवानीपुर में चुनाव प्रचार का आज आपको बता दें आखिरी दिन, और इसी आखिरी दिन जमकर बवाल प्रचार से रोकने की कोशिश हुई है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वहां जब उनके समर्थक वहां प्रचार कर रहे थे आखिरी दिन पर तो उनको रोकने की कोशिश हुई और यह भी कहा गया कि दिलीप घोष पर हमला हुआ है। वहीं शुवेंदु अधिकारी भी खुलकर सामने आए और सीधे सीधे निशाने पर लिया ममता बनर्जी को और ये कह दिया कि वो डरने वाले नहीं है और इस बार चुनाव में उनकी हार तय है। प्रियंका टेब्रेवाल को उतारा गया। ये देखिए हाथों में गन पकड़े ये लोग भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ये जो तस्वीर है ये भवानीपुर की है, ये पश्चिम बंगाल की है, जहां अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लिए होंगे कि चुनाव सर पर है, क्योंकि चुनाव में हिंसा होना पश्चिम बंगाल में आम सी बात हो गई है। आखिरी दिन आज और आखिरी दिन ये हथियार लहराते लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के जवान भी वहां पर मौजूद है, उन्हें हटाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप टीएमसी पर लगाए हैं। तो बेखौफ ये लोग हाथों में पिस्टल थामे यहां तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। भवानीपुर के प्रचार का आज आखिरी दिन और ऐसे में बीजेपी और टीएमसी की आपस में भिड़ंत हुई है। कई लोग घायल भी हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। धक्का मुक्की का माहौल वहां पर बन गया और हाथों में बंदूक थामे ये शख्स भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और ये हालत भवानीपुर की है, जहां पर बार बार ममता बनर्जी से जब कहा जाता है कि हिंसा की जांच कराइए तो वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरी दिन और उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें कई कहानी बताती हैं कि आखिरकार किस तरीके की स्थितियां होंगे। जो लोग यहाँ नामांकन करते होंगे या जो चुनाव में उतरते होंगे कितने खौफ में होते होंगे। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त भवानीपुर से ही जुड़ चुके हैं। अनुपम, जरा ताजा स्थिति बताइए, ये जिस तरीके के हालात बने, क्यों बने हालात ऐसे और क्या अभी हालात नियंत्रण में है? जी देखिए अर्पिता, मैं आपको थोड़ा सा घटनाक्रम भी बता दूं। जिस वक्त दिलीप घोष पर जो आरोप है कि हमला हुआ, उस वक्त दिलीप घोष को जब टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया था तो दिलीप घोष के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने जो रिवॉल्वर होती है वो हाथ में निकाल ली थी और दिलीप घोष को वो निकाल के ले जा रहे थे वहां से। जो टीएमसी कर्मियों से घिरे हुए थे दिलीप घोष, उनको किसी तरह से वहां से निकालने के क्रम में जो सुरक्षा कर्मी थे दिलीप घोष के, उन्होंने रिवॉल्वर निकाली थी और उसके बाद वो वहां से धीरे धीरे दिलीप घोष को सुरक्षित समुचित स्थान पर ले गए। और ये हुई पहली घटना। दूसरी घटना हुई भवानीपुर के जदू बाबू बाजार में। यहाँ पर इस घटना के तुरंत बाद अर्जुन सिंह यहाँ पहुंचे थे। अर्जुन सिंह ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, क्योंकि पुलिस को कहा गया कि नाकाम है, पुलिस के रहते ऐसा सब कुछ हुआ। उस वक्त टीएमसी कार्यकर्ता वहां फिर पहुंच गए। वहां पर काफी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी अर्जुन सिंह को घेरा। अर्जुन सिंह को चेज अवे किया गया, उनको पीछे भागना पड़ा और बिना चुनाव प्रचार किए अर्जुन सिंह को वहां से जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को मूव किया गया, काफी संख्या में पुलिस बल उस जगह पर तैनात किए गए। तो अभी तक हालात काबू में हैं। इन दो घटनाओं के बाद अभी तक कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी का चुनाव प्रचार आज जोरों पर है। जी बिल्कुल, दिलीप घोष को जब घेरा गया था उस दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता कहा जा रहा है वो घायल हुआ है, उसके सिर में चोट आई है और ये तब हुआ है जब बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में वहां पर हल्की सी झड़प हुई थी। अर्पिता, तो ये तस्वीरें भी इस बीच बड़ी खास, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की के हालात बन गए और यहाँ लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा में जो लोग मौजूद थे उन्हें बंदूक निकालनी पड़ी। बताया जा रहा दिलीप घोष के सुरक्षा में जो जवान थे उन्होंने बंदूक निकाली और वहां से किसी तरह दिलीप घोष को लेकर गए हैं। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है हमारे साथ। अनुपम, दिलीप घोष ही कोई केवल घायल हुए या और भी संख्या है घायलों की और टीएमसी क्या कह रही है अब इस पर?
जी देखिए, दिलीप घोष इस घटना में घायल नहीं हुए हैं। हालांकि एक दो बीजेपी कार्यकर्ता जरूर घायल हुए हैं। टीएमसी का अभी तक रिएक्शन नहीं मिल पाया, क्योंकि ममता बनर्जी या टीएमसी के जो नेता हैं अभी आज चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं। जो चुनाव प्रचार टीएमसी की ओर से होना था, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की ओर से होना था, वो कल हो चुका है। और ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद काफी संख्या में जो भवानीपुर असेंबली क्षेत्र है वहां पर पुलिस की जो संख्या है, पुलिस का जो बल है, उसको बढ़ाया गया है। यानी दिलीप घोष घायल नहीं हुए, किसी तरह उन्हें वहां से निकाला गया। अनुपम जी बिल्कुल, दिलीप घोष को घेर लिया गया था, लेकिन सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए जो तैनात रहते हैं, उन्होंने दिलीप घोष को वहां से निकाला और निकाल के पहले पार्टी ऑफिस ले गए। और इस जगह, जिस जगह पे हो रही थी घटना, जदूबाबू बाजार के पास है, भवानीपुर असेंबली क्षेत्र में, उस जगह पे काफी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। तो उस वक्त में दिलीप घोष को निकालना जरूरी था और वही सुरक्षाकर्मियों ने किया। उनका दायित्व जो बनता है, उन्होंने दिलीप घोष को वहां से निकाला और इसी क्रम में झड़प हुई है हल्की, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आप रहिए जरा साथ, तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और वहां पर मौजूद जो लोग थे उस समय वहां से किसी तरह उन्हें निकाला गया है, क्योंकि दिलीप घोष भी वहां पर मौजूद थे। वो हालांकि घायल नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर आ गए थे और दिलीप घोष को वहां से किसी तरह निकाला गया। पथसभा चल रहा है। पथसभा में हम लोग थे दाहिना साइड में, जहाँ पे है आगे वाला मोड़ है, एक पटुआपाड़ा मोड़ है, वहाँ पर दिलीप दा को घेर करके विक्षोभ किया गया, उन पे अटैक किया गया। जितने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग हम लोग यहाँ पर थे, वो लोग सब उठ करके हम लोग उधर गए। जब हम लोग उधर गए तो जाकर के देख रहे हैं, वहाँ पे 150 से ज्यादा गुंडा लोग ऑलरेडी मोड़ पे खड़ा है। जब हम लोग युवा मोर्चा कार्यकर्ता के साथ गए तो धक्का मुक्की करना शुरू किया। लोग उधर से धक्का देते आया, लेकिन यहाँ पर कोई बांस शायद उसको मिला। बांस से पहला बार मैं ऊपर में यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जब हम बैठे तो देखे चारों तरफ से लोग घेर करके जबरदस्त मारधार करने लगा। अनुपम हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जरा अनुपम, पूरा घटनाक्रम भी आप जरा आराम से समझाएं कि आखिर ये विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और पहले कौन सामने आया? जी देखिए, आज सुबह से ही बीजेपी की ओर से काफी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार शुरू किया गया था। लगभग 80 नेताओं को समूचे दिन के लिए चुनाव प्रचार कैंपेनिंग जो है उसके लिए उतारा गया। तो दिलीप घोष भी उसमें शामिल थे। दिलीप घोष पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने, लेकिन उसी वक्त वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता भी एकत्रित हो गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले टीज करने के लिए दिलीप घोष का जो पद गया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, उस बात को लेकर दिलीप घोष को टीज करना शुरू किया जो टीएमसी कार्यकर्ता थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी स्लोगनिंग शुरू की, नारेबाजी शुरू हुई। तो दोनों पक्षों से की ओर से जब नारेबाजी शुरू हो गई तब मामला गर्म होने लगा और इसी बीच दिलीप घोष को जो टीएमसी कार्यकर्ता थे उन्होंने घेर लिया और इस घेरने के बाद जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने दिलीप घोष को वहां से निकाला और जैसे ही दिलीप घोष को वहां से निकाला गया, टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई। एक बीजेपी समर्थक जो वहां अकेला पड़ गया था, उसको जो आरोप है कि उसको पीटा भी गया और वो अस्पताल में भी भर्ती, एसएसकेएम अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। एक दो और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। शुक्रिया अनुपम तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे आगे, किसानों का भारत बंद जारी है। दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली नोएडा, दिल्ली रोहतक, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली मेरठ, ये सारे रास्ते या तो बंद हैं या फिर लंबा जाम लगा हुआ है। देश के दूसरे हिस्सों में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारत बंद का असर सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में दिख रहा है, जहां हाईवे और टोल प्लाजा को किसानों ने जाम कर दिया। अमृतसर से दिल्ली हाईवे ठप है। पटियाला में किसान पटरी पर बैठ गए हैं, जिससे ट्रेनों की रफ्तार पर भी अब ब्रेक लग गया है। किसानों के भारत बंद में कुल मिलाकर जनता बेहाल और परेशान है और इसी की बानगी करती ये कुछ तस्वीरें सामने रख रहे हैं, जहां पर लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा। वहीं रेलवे ट्रैक की भी हालत यही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की, जहां पर आप जहां तक नजर जाएगी गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। 1 से 1.5 किलोमीटर का ये जाम, लंबा जाम लगा रहा। चेकिंग भी हो रही थी और कई जगह पर रूट बदलने की वजह से और कई जगहों पर किसानों के बैठने की वजह से इस तरीके के हालात दिल्ली वासियों को, आसपास दिल्ली एनसीआर के लोगों को देखनी पड़ी हैं, क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया। ये समस्या सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, कई मेट्रो भी हैं जिन्हें भी बंद किया गया है और उसके चलते वहां से सफर करने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ये दो तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा दें। भारत बंद से देखिए जाम जैसे हालात, वही मुसाफिर जो हैं वो परेशान है, क्योंकि आज सोमवार का दिन, लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन अंदाजा इस बात का नहीं था कि इतने घंटों उन्हें जाम में फंसे रहना होगा। हालांकि राकेश टिकैत से जब इन्हीं समस्याओं पर पूछा गया तो उन्होंने कहा
कहा कि लोगों को घर से ही नहीं निकलना चाहिए था, छुट्टी मना लेनी चाहिए थी। तो इस तरीके के बयान तो राकेश टिकैत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आम लोगों के बारे में ही सोचते हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो घंटों ऐसे ही जाम में फंसे रहे, ना तो वो आगे जा सकते ना पीछे लौटने का कोई रास्ता उनके सामने है। जितने भी देर में ये जाम खुले, लोगों को ऐसे ही जाम में फंसे रहना होगा, यही मजबूरी लोगों के सामने है। तो ये हालात बने हुए हैं आज भारत बंद के बाद, जिसके बाद कई जगहों पर, ये तो हम 2 ही तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, तमाम जगह अलग अलग बॉर्डर में हमने देखा कि जाम से लोग जूझ रहे हैं, घंटों जाम में फंसे हुए हैं। किसी को बहुत देर अस्पताल पहुंचने में हो रही है, तो कई लोगों को अपने घर पहुंचने में देरी हो रही है, दफ्तर पहुंचने में देरी हो रही है। हालांकि इनका ये जरूर कहना है कि इमरजेंसी सेवाओं को हमने रास्ता दिया है, लेकिन फिर भी दिक्कतें हुई हैं। ये पटना की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली और एनसीआर के बाद, जहां पर बस जो निकल रही थी उसको रोका गया है। जो भी बस निकलने की कोशिश करी, लोग डंडे लेकर किस तरीके से ड्राइवर को पीटते नजर आ रहे हैं। बस में भी तोड़फोड़ की गई है, बस को भी डैमेज किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। ये संपत्तियां जिनको नुकसान पहुंचाया गया है, ये पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे ही हालात हैं। अगर कोई निकलने की कोशिश कर रहा है तो डंडे से न सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचाई जा रही, बस को तोड़ा गया, बल्कि गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद का ये आह्वान था और उसी के तहत ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, नोएडा, पटना और मुजफ्फरपुर, जहां पर अलग अलग जगहों पर, जहां 2 जगह आप देख रहे हैं, गुरुग्राम और नोएडा, यहां पर जाम जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ा। वहीं पटना में अगर बंद का कोई अवहेलना एक तरीके से कर रहा है या बस लेकर निकल रहा है, तो वहां मारपीट करते ये लोग नजर आए, ड्राइवर के साथ बस को तोड़ते फोड़ते नजर आए। और मुजफ्फरपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टायर में आग लगाकर वहां नारेबाजी करते हुए कई किसान नेता सड़कों पर नजर आए हैं। तो सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते खासी दिक्कतें यहां पर आम लोगों को उठानी पड़ रही हैं। ये रोहतक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर किसान इस वक्त आपको दिखेंगे, कई जगहों पर बाइक लगाकर खड़े हो गए ताकि रास्ते को किसी तरह रोका जा सके। वहीं जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटियाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक पर ही बाकायदा नीचे बिछाकर बैठ गए हैं ये लोग, हाथों में झंडे थामे, जो ट्रेन दिख रही होगी उसके ऊपर चढ़े ये लोग नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से न सिर्फ सड़क बल्कि रेल यातायात भी इससे बाधित हुआ है। तो आंदोलन के बीच सरकार किसानों को बातचीत का न्योता भी दे रही है, तो किसान नेता सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। आंदोलन का ये भी एक हिस्सा है। सरकार है, सरकार बेईमानी है, धोखेबाज है। जो सरकारें हैं वो एलिगेशन लगाने का काम करती है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है, षड्यंत्र रचती है। इन षड्यंत्र से अगर बच जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। सरकार षड्यंत्रकारी है, एलिगेशन लगाती है, कुछ न कुछ करती है। समर्थन देना तो किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूं किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। क्या लगता है क्या कि अब जो आज का बंद है, इससे क्या आपको हासिल होगा? भाई जैसे पहला हासिल होता होगा बंद का, ऐसे ही आज हासिल हो जाएगा। जैसे पहले होता था ऐसे ही आज हो जाएगा हासिल। तो आगे की लड़ाई जारी रहेगी। हमें ये 10 साल में भी सुधार करेंगे, ये आंदोलन 10 साल तक भी जारी रहेगा। हम वापसी नहीं जाने वाले यहाँ से। किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत पे उसके विचार को नहीं बदल सकते। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से बात की हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। भारत बंद का समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या कुछ मकसद है? देखिए, मैं चंद लाइनों से शुरुआत करूंगा इस बंद के बारे में।
कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। 10 महीने से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, उसके सामने कटीले तार लगाए जा रहे हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है। उनको कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी मवाली, कभी गुंडा कह के संबोधित किया जाता है और अपमानित किया जाता है। उनकी मांग क्या है? ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। और संसद में मैं उस दिन मौजूद था और मैं आपको गवाही दे सकता हूं कि ये काला कानून कम संख्या होने के बावजूद लोकतंत्र और संसद का गला घोट के पास किया गया है। विपक्ष की संख्या किसानों के पक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी की संख्या पूंजीपतियों के पक्ष में थी। और ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है जिसने पूंजीपतियों के लिए काला कानून पास किया है, ये किसानों के लिए कानून नहीं।